नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने लेके आई हूँ हमारे 1 मार्च से 7 मार्च के इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को, जो भी सप्ताह में जो भी इम्पोर्टेंट रहे हैं। सबसे पहले आर्टिकल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी इसको कहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोग मनाते क्यों हैं, या इसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमेशा से, बहुत सालों से मनाया आता जा रहा है। और इस बार के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की जो थीम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। या तो हमसे पूछता है कि इम्पोर्टेंट डे, या हमसे थीम पूछता है। और आपको पता है ये चीज कि जितने भी ये डेज वगैरह होते हैं, सब ज्यादातर जो डेज होते हैं वो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त जो राष्ट्र है वही यहाँ पर सबको मतलब एक डेजिग्नेट करता है। अब इसमें ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, ये किसने बताया था कि हमें बनाना चाहिए? ये बताया गया था थाईलैंड के द्वारा कि ऐसा कोई दिवस होना चाहिए। और इसको पहली बार 2014 में मनाया गया था। और उसके बाद से इसको हर साल मनाया आता जा रहा है, और जितने भी ये संयुक्त राष्ट्र के मेंबर स्टेट्स हैं इसको हमेशा मनाती है। ये तो वर्ल्ड का एक इम्पोर्टेंट दिवस था। इसके बाद आता है नेशनल सेफ्टी डे, जिसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में भी जानते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है इस बार का, ये 4 मार्च को मनाया गया है। और इसमें पूरा एक हफ्ता के लिए कैंपेन चलते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य इस बार का जीरो हार्म, हमारा उद्देश्य जीरो आर्म, हम आर एम जीरो हार्म, ताकि जितने भी रोड से जुड़े हुए सेफ्टी की चीजें हैं उन पे ध्यान दिया जा सके। ये 1966 से हम लोग मनाते आ रहे हैं, और तब से ये चीज एक हफ्ते का पूरा एक कैंपेन चलता है जिसके तहत ये किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। इस बार G20, आप सभी लोग जानते हैं G20 की जो ये पूरी थीम है, उसमें 5 मार्च 2023 को नई दिल्ली में उसके तहत रायसीना डायलॉग्स जो है वो करवाए गए हैं। अब सवाल ये है, रायसीना डायलॉग क्या होता है, कौन करवाता है, और इसमें होता क्या है। देखिए, रायसीना डायलॉग की ये आप पिक्चर्स देखेंगे, ये सारे चीफ गेस्ट की पिक्चर्स है जो इस बार आए थे और उन्होंने डिस्कशन करे। इस तरीके की आप पिक्चर्स देख सकते हो। और इस पिक्चर में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है यहाँ पर ORF का सिंबल। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी ORF लिखा हुआ है, दो पिक्चर्स में दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे ORF का मतलब क्या है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंडक्ट करवाती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपने ऐसे ही याद रखना है। ORF जो है वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे सब लोग, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये एक थिंक टैंक की तरह काम करती है, जैसे नीति आयोग एक थिंक टैंक है। ये जो है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में काम करती है, और सरकार से जितने भी इस तरीके की पॉलिसीज के जुड़ी हुई चीजें होती हैं उनको देखती है। बाकी इसके मेन हेडक्वार्टर्स दिल्ली में बने। अब देखिए भाई, रायसीना का अभी 8वां जो एडिशन है वो नई दिल्ली में करवाया गया, जिसमें 24 कंट्री से ज्यादा लोग जो हैं इस बार शामिल हुए। और ये रायसीना डायलॉग हर साल 2016 से कंडक्ट करवाया आता जा रहा है, बहुत सालों से चल रहा है ये। तो क्या होता है कि इस बार हम लोगों ने इसमें जो बुलाए हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो बात करी है ना, वो थीम कौन सी रही है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन दी टेम्पेस्ट।
जिसका सीधा मीनिंग है जो आज की हमारी डेमोक्रेसी है उसको बचा के रखना है, प्लस आगे आने वाले टाइम पर जो बहुत ही अनसर्टेन है, अनिश्चितता से भरा हुआ है, वो अनिश्चितता को हमें और ज्यादा एक निश्चित रूप में लेकर के आना है। तो इस 8th एडिशन को पूरा यहाँ पर मनाया गया। और ये जो पहल है ना, ये असल में सिंगापुर में एक डायलॉग होते थे जिसका नाम है शंग्री ला डायलॉग। सिंगापुर के शंग्री ला डायलॉग की पहल पर इसको भारत में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तब से फिर ये चीज चलती आ रही है, जिसमें क्या होता है ना कि आप वर्ल्ड में भू राजनीतिक, भू अर्थशास्त्र पर जितने भी वैश्विक समुदाय हैं, मुद्दे हैं, उनको आप एक साथ संबोधित कर सकते हो। तो ये चर्चा में रहा है। और इसके पूरे की जो प्रमुख अतिथि रही हैं वो कौन है, जिनके पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिनकी ज्यादातर पिक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी। या आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। और ये जो नाम है ना, ये रायसीना हिल्स से लिया गया है। रायसीना हिल्स क्या जगह है? ये हमारे राष्ट्रपति जी का जो है रहने की जगह है, जहाँ पे राष्ट्रपति जो है रहते हैं, उनका एक घर है वहां पर। तो ये आप याद रखिएगा, ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं कि नाम कहाँ से आया, या ये कब से स्टार्ट किया गया है। रायसीना डायलॉग इस बार का जो सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है, जो बहुत ध्यान में रखी गई हैं चीजें रायसीना में, वो है नव विद्रोह। नव विद्रोह। दूसरा, अराजक संहिताएं। तीसरा, अनैतिक मोजेक। हानिकारक पारपत्र जैसे कि जलवायु, तो जलवायु भी एक सबसे बड़ा कारक रहा है डिस्कशन करने के लिए। और लोकतंत्र। और अभी पता है इटली के प्रधानमंत्री को ही क्यों बुलाया गया? क्योंकि इटली और भारत जो है वो अपने संबंधों का 75 नंबर की वर्षगांठ को जो है वो मना रहा है, इसलिए यहाँ पर उनको बुलाया गया। और ये सब सवाल जो है उनसे और बातचीत जो है वो की गई है। तो रायसीना डायलॉग सबको क्लियर हो गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मीरा। MIIRA। ये मीरा एक इनिशिएटिव है, ये कोई लड़की का नाम नहीं है, ये एक मीरा इनिशिएटिव है। ये मीरा इनिशिएटिव अभी जो है फरवरी 13 से 15 को स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसको फिर उसके बाद जो है अब जा करके इसको फाइनली इसके लिए रिसर्च सेंटर्स बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी यहाँ पर मिलेट्स होंगी, ठीक है, मिलेट्स जो हमारे हैं यहाँ पर, जिनको आप जानते हैं मोटे अनाज, वो मिलेट्स यहाँ पर दुनिया भर में अध्ययन किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे मिलेट्स को यहाँ पर स्टडी करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बना दिया है। और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका ये प्लान है कि इस बार इंडिया को मिलेट्स का एक ग्लोबल हब बनाना है। तो अभी यहाँ पर जो है G20 की भी 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं इसी के ऊपर। ठीक है, G20 की भी 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे पहली मीटिंग जो है वो 3 यहाँ पर कम से कम जो एग्रीकल्चर के डेप्यूटीज हैं वो पहुंचे थे इसके लिए। और दूसरा, यहाँ पर जितने भी चीफ साइंटिस्ट है वो पहुंचे थे। और तीसरी मीटिंग यहाँ पर हुई है जिसमें जितने भी G20 के मेंबर्स हैं सारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स वहां पे पहुंचे थे। तो ये मीरा इनिशिएटिव इसी के लिए स्टार्ट किया गया है, इसको पूरे को याद रखिएगा फुल फॉर्म के साथ। इंडिया में इसका पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। और बाकी इस बार के बजट में भी बताया गया था, मैंने बजट में भी बताया था कि एक मिलेट के रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट, मिलेट की रिसर्च का इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होगा मिलेट्स के लिए, वो कहाँ खोला गया है? हैदराबाद। लेकिन मीरा के लिए जो काम किया जाएगा वो दिल्ली में किया जाएगा, वो सेक्रेटरीट दिल्ली होगा। ठीक है, और जहां पे बारिश कम भी होगी ना, ये उन जगह पे भी उग जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलेट्स को कौन उगाता है, तो वो है हमारा प्यारा भारत। उसके अलावा सेकंड नंबर पे चाइना भी है और नाइजीरिया भी है।
ये लिख लीजिएगा। सरकार ने इनकी मिलेट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट भी बनाई है इसके लिए। और मिलेट्स को जो है हाई न्यूट्रिटिव के नाम से भी जाना जाता है कि ये हाई न्यूट्रिशन वैल्यू हमको देते हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, मीरा आपको याद रखना है। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग, बाजरा अंतरराष्ट्रीय इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें फंडिंग कौन देगा? इसमें फंडिंग पता है क्या होगी? इसको इसमें पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे खोल रहे हैं और अभी G20 के समय में किया है। तो इसकी फंडिंग जो है वो कहलाती है सीड मनी। इसकी पैसे को हम सीड मनी कहेंगे, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जितने भी G20 की कंट्रीज यहाँ पे आई हुई है उनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया गया है, वो उसके तहत अपना पूरा यहाँ पर डोनेशन के रूप में कंट्रीब्यूशन करके जाएंगी। वो बजट उनकी मेंबरशिप की जो फीस होती है ना, उसी के तहत बांटी गई है। तो ऐसा नहीं कि इसमें सारा का सारा पैसा जो है वो इंडिया की तरफ से जाने वाला है, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है भाई, तो मिलेट्स का आप याद रखिएगा, मिलेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बजट स्पीच में भी इस बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने मिलेट्स को श्री अन्न कह करके बहुत ज्यादा अच्छे से बताया था। और भारत भी इसके लिए काफी कोशिशें कर रहा है। ज्वार, बाजरा, रागी, मंदुआ, कंकुन, छेना, बहुत सारे जो है मिलेट्स को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा ज्वार, बाजरा, रागी अगर सब में से पूछो सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, तो वो है ज्वार सबसे ज्यादा। और बाजरा सबसे ज्यादा अफ्रीका की कंट्री में उगाया जाता है, अफ्रीका की कॉन्टिनेंट है ना, उनकी कुछ कंट्रीज में उगाया जाता है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी ही जो पेप्सिको जो सब लोग जो है कंज्यूम करते हैं, उन्होंने रणवीर सिंह को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है। ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है, एक वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड का फर्स्ट यहाँ पर 200 मीटर बैम्बू का एक क्रैश कैरियर। ठीक है, अब ये क्रैश कैरियर क्या है, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। बैम्बू क्रैश कैरियर, ये है उसकी पिक्चर। वो हाईवे में बनाया गया जो कि चंद्रापुर से यतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र को जोड़ रहा है, ये उसकी पिक्चर है। ये करीब करीब 200 मीटर लंबा है। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? यवतमाल से चंद्रापुर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो बैम्बू से बना हुआ है। उसको पता है नाम क्या दिया गया है? नाम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम है बाहुबली। ठीक है, बली नहीं है, बल्ली है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट है आत्मनिर्भर भारत के तहत। ये बनाया किसने है? वही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पूरा हाईवे का काम करती है। ये महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन उसमें स्टार्ट किया गया है। क्रैश कैरियर्स का क्या होता है काम, जो कि जितनी भी कैटल होती है, जो हमारे पशु हैं, उनको अचानक से उनके एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं उससे बचाने के लिए ये स्टेप जो है वो लिया गया है। ठीक है भाई, और ये जो बैम्बू पूरा बनाया है ना बैरियर, ये इसको अगर रिसाइकिल भी अपने को करना है ना, तो वो भी हम लोग करना आसान हो जाता है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत पहली बार ऐसा ही किया गया। हमसे नाम पूछेगा इसके ऊपर, और नाम पूछ सकता है कहाँ पे कहाँ से किया गया, वो सब पूछा जा सकता है। बाकी इसको इस्तेमाल करने के लिए जो इसकी कोटिंग होती है वो किससे की जाती है, ये पूछा जा सकता है। आप लिख सकते हैं, इसकी कोटिंग जो की जाती है वो है हाई डेंसिटी पॉली इथाइलीन। इससे इसकी कोटिंग जो है पूरी तरीके से की जाती है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज शिन्यूमेत्री। अभी रिसेंटली ही ये एक्सरसाइज शिन्यूमेत्री जो है वो हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। किसके साथ होती है ये एक्सरसाइज शिन्यूमेत्री? ये होती है जापान के साथ। अब हमारी ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, तो दोनों कंट्री के एयरफोर्स यहाँ पे जाते हैं। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी तरफ से C-17 ग्लोब मास्टर को जो है यहाँ पर भेजा जाएगा, और पूरा परफॉर्म जो है एक्सरसाइज के रूप में करवाया जाएगा। अब कहाँ पे होगा? सवाल आता है इसका वेन्यू कहाँ पर है, तो मेरे साथ सभी लोग लिखेंगे इसकी जो जगह है वो कहाँ पर है। वो है कोमास्तु आइलैंड। कोमात्सु आइलैंड यहाँ पे मनाया, मतलब इसको जो है पूरे एक्सरसाइज को करा जा रहा है। 13 फरवरी से शुरू हुई, 2 मार्च तक पूरी चल रही है ये।
C17 ग्लोब मास्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इतना आप सभी लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा इसी समय में हमारी जब ये एक्सरसाइज चल रही थी, उसी समय में हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी वायुसेना, वो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग और एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर भी परफॉर्म कर रही थी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर नाम, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 ये हम किसके साथ कंडक्ट करते हैं, और एक एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर ये हम किसके साथ कंडक्ट करते हैं। ये दो एक्सरसाइजेस क्योंकि इसी समय में बिल्कुल चल रही थी साथ ही में। तो आप ही सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जिनको भी पता है वो जरूर बताएं कि यहाँ पर और भी कौन सी एक्सरसाइजेस चल रही थी, इनके नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्राइज है जिसका नाम है पोर्टर प्राइज। 2023 का पोर्टर प्राइज जो है वो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उनको ये प्राइज जो है दिया गया क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कोविड-19 को मैनेज किया है ये उसके लिए है। अब सवाल ये आता है ये पोर्टर प्राइज क्या है, हमने तो कभी सुना नहीं है भाई ये पोर्टर प्राइज भारत में दिया जाता हो। तो देखिए ये भारत का है ही नहीं। ये एक यूएसए के नागरिक थे जिनका नाम है माइकल ई पोर्टर। ये एक इकोनॉमिस्ट भी थे, ऑथर भी थे, टीचर भी थे, जिन्होंने इकोनॉमी की थ्योरी में बहुत सारी चीजों को कंप्लीट किया था। तो उनके नाम पर ये एक पोर्टर प्राइज जो है वो रखा गया है। और आज इनकी जो बहुत सारी जो इनकी टीचिंग्स है और इनकी सोच जो है वो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में। तो यहाँ पर ये जो इसकी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करवाई गई है और उस कॉन्फ्रेंस के तहत ही ये एक अवार्ड जो है वो दिया गया है। यहाँ पर हमारी इंडियन डायलॉग कॉन्फ्रेंस जो है वो पहुंचे थे और यहाँ पर जो हम लोगों ने पीपीई किट्स बनाए थे, याद है बहुत फेमस हुई थी पीपीई किट्स, सबने खरीदे भी थे। पीपीई किट्स हो गया, आशा वर्कर साथ में जो मिलकर के आ गए थे, तो इन सबको यहाँ पर बताया गया। और साथ ही साथ आप जानते हैं भारत ने जो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करी है वैक्सीन की, यहाँ पर कोविशील्ड, कोवैक्स, ठीक है, तो उसके लिए भी दिया गया। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पोर्टर प्राइज पे देयर इज अ चांस कि पूछ लिया जाएगा। और इस ये 2 दिन की पूरी एक कॉन्फ्रेंस चली थी, इसको भी आप सब याद रखिएगा। बहुत अलग से कुछ आपने काम करा है तो उसके लिए जरूर यहाँ पर दिया जाएगा। और जो हमारी कोवैक्सीन थी, कोवैक्सीन ने एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसके साथ मिल करके सारा काम अपना देखा था। कोविन पोर्टल हमने यहाँ पर बनाया था। तो सारी वैल्यूज को मिक्स करके यहाँ पर दिखाया गया। क्लियर हुआ सबको, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा एक फेस्टिवल, ठीक है, याओशांग फेस्टिवल। मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये है एक फेस्टिवल जिसका नाम है याओशांग फेस्टिवल। याओशांग फेस्टिवल ये भारत के मणिपुर में मनाया जाता है। ये मणिपुर का एक तरीके का होली का वर्जन है। ये सवाल पहले भी जो है वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कह लीजिए और इस सब में कई बार इसके बारे में पूछा गया। जो वहां के मणिपुर के मेतई पीपल हैं, मणिपुर के मेतई पीपल इसको जो है पूरी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसके फेस्टिवल के देख सकते हैं आप, ये काफी अच्छा फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये मणिपुर का खुद का एक होली बनाने का एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पर सब लोग जो है इकट्ठा होकर के एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और इसको नाका थेंग के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर ये सब एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। मणिपुर आप लोग जानते हैं मणिपुर के बारे में, मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फॉल। और साथ ही साथ मणिपुर का एक ऑफिशियल एनिमल भी है जिसका नाम है सांगाई। सुना होगा सभी लोगों ने, सांगाई वहां का एनिमल है और ये एक तरीके का डियर सा दिखता है। और इन्हीं के ऊपर वहां पे सांगाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। सुना होगा ये सांगाई फेस्टिवल, ये भी मणिपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। 21 से 30 नवंबर के बीच में इसको मनाया जाता है, जहां पर बहुत सारी चीजें डिस्प्ले की जाती हैं सांगाई के नाम पर। तो मणिपुर के बारे में जो ये फैक्ट्स हैं वो याद रखिएगा। बाकी मैं एक फैक्ट आपको और बता दूं मणिपुर से जुड़ा हुआ। मणिपुर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक। ये लेक पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें हमारी 7 सिस्टर्स और सिक्किम आता है, वो सब का सब नॉर्थ ईस्ट का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये।
याद रखिएगा इसको। जैसे इंडिया की पूछता है तो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर की, पर अगर आपसे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की पूछता है तो लोकटक लेक है। लोकटक लेक की खास बात पता है क्या है? ये लेक पर ना एक नेशनल पार्क बना हुआ है, और ये इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग तैरने वाला नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि ये एक लेक के ऊपर बना हुआ है। अब लेक के ऊपर बना हुआ है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये तैरने वाला है। तो ये जो पूरा नेशनल पार्क है, इसको हम क्या कहते हैं? इस नेशनल पार्क का नाम क्या है हमसे पूछा जा सकता है। लिख रही हूं मैं नाम, लिख लीजिए, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। हिंदी इंग्लिश हर व्यक्ति के लिए है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रही हूँ, पर मैं बोल हिंदी में रही हूँ। याद हो जाएगा सबको। ये इकलौता जो है, एक ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है। नॉट ओनली इंडिया में, वर्ल्ड में सब ऐसा पार्क है ये। और यहीं पर आपको सांगाई डियर्स के जो है आसपास काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये फैक्ट्स याद रखिएगा, मणिपुर से जुड़े हुए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आपने पिक्चर देखी, एक और ऐसे ही फेस्टिवल है, ये भी आप पिक्चर देखेंगे। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, ये एक पिक्चर है, इसमें आप नोटिस करो ज्यादातर आपको फीमेल्स दिख रही हैं। दिख रही है ना इसमें फीमेल्स? तो यही है इसकी खास बात। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है महिलाओं की एक सभा है, जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वो इकट्ठा होती है। और इस फेस्टिवल का नाम है अट्टुकल पोंगला। अट्टुकल पोंगला 10 दिनों का एक फेस्टिवल चलता है अट्टुकल टेम्पल में, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। अभी जो आपने पढ़ा वो मणिपुर था, और ये साउथ इंडिया का है, केरल के अंदर। यहाँ पर जब भी वुमेन, आपने पिक्चर देखी, यहाँ पर वुमेन जो है वो चावल में खाना, चावल बनाना, मटके में चावल बनाना, और जो अत्तुगल अम्मा है उनको यहाँ पर अर्पित करती है। तो आप कह लीजिए कि एक तरीके से जो केरल का पोंगल है वो ये कही जाता है। ठीक है, वैसे पोंगल केरल में नहीं है, पर ये जो एक पूरा फेस्टिवल है ना, इस फेस्टिवल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। समझ रहे हो? और ये साबरीमाला के रूप में भी कहा जाता है, ये वुमेन के लिए साबरी माता है। याद आया सभी लोगों को साबरी माला? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसको मिल चुका है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा अमाउंट में एक साथ जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा होती हैं। तो हमें अत्तुकल पोंगला के बारे में पता होना चाहिए, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये हमसे पूछा जाता है। इस प्रकार के सवाल आप जानते हैं कि एग्जामिनर्स के फेवरेट टाइप के सवाल होते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये बताना है, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की फॉर्म में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जो है कौन से इनिशिएटिव के तहत जो है बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज, ये जो है स्टार्ट किया गया है। ठीक है, टाइम लो, आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये पैकेज जो है बाबा साहेब के तहत, ये जो सरकार ने अनाउंस किया है आईआरसीटी से, जो आप जानते हैं सभी लोग, कौन से इनिशिएटिव के अंडर है? तो देखो, अभी ये जो ट्रेन है ना, ये वाली जो इस पैकेज में चलेगी, वो आपकी अप्रैल 2023 से शुरू होगी। अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये स्टार्ट करवाया जाएगा। आईआरसीटी से पता है ना सबको, सब लोग टिकट्स बुक कराते हैं। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन। तो पहली यात्रा नई दिल्ली से शुरू होगी और ये गया तक जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इस ट्रेन का जो नाम होगा, वो ट्रेन का नाम क्या होगा? ट्रेन का नाम आप लोग लिखना चाहते तो लिख लीजिए, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जो कि नई दिल्ली से सफर होते हुए गया तक, बिहार तक जाएगी। कौन सा इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव का नाम है देखो अपना देश। देखो अपना देश के तहत पूरा 8 दिनों का ये लंबा टूर जो है वो चलाया जाएगा। ये 7 दिनों का जो है टूर है, पूरा शुरू हो रहा है, जिसमें डोमेस्टिकली जो भी चीजें होंगी ना उसको प्रमोट करेंगे। डोमेस्टिकली समझते हो? जो हमारी डोमेस्टिक चीजें हैं उनको दिखाने के लिए, तो उसका नाम रखा गया बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा। तो आपसे ये ना जो देखो अपना देश है ये पूछा जा सकता है। बाकी अमृतकाल तो आप जानते हैं सभी लोग, अमृतकाल आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। और ये जो अमृत भारत स्टेशन लिखा है ना ऑप्शन में, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं। मैंने ये जानबूझ के ऑप्शन में दिया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि अमृत भारत स्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये भी कुछ टाइम पहले आई, ये भी करंट अफेयर की स्कीम है। पता है स्कीम में क्या है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम में, ये रेलवे की जुड़ी हुई स्कीम है। अमृत अमृत भारत के अंदर जितनी भी हमारी रेलवेज है ना, इसमें यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इसमें 15 रेलवे स्टेशन जो है वो चूज कर लिए गए हैं।
जिसमें छोटे छोटे स्टेशन है ना, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएंगी। जैसे कि वहां पर बहुत अच्छे कैफेज बनाए जाएंगे, जैसे होते हैं ना कैफेज रेलवे स्टेशन में, जैसे नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, वहां पे बहुत बड़ा कैफेटेरिया बना है। तो ऐसे ही बहुत सारे रेलवे स्टेशन में क्या बनाए जाएंगे, कैफे बनाए जाएंगे। छोटे छोटे बिजनेस मीटिंग अगर करानी है तो उसके लिए लाउंजेस होते हैं ना, रहने की जगह, ठहरने की जगह, वो किया जाएगा। और वहां पे फ्लैग्स के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी, हमारे फ्लैग्स लगाने के लिए। और जो है, एक ऊंचे ऊंचे हाई लेवल के प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। वहां पर बहुत अच्छे से पार्किंग एरियाज बनाए जाएंगे। लाइटनिंग जो है बहुत अच्छी रखी जाएगी। सिग्नल्स दिए जाएंगे ताकि हर व्यक्ति को ढूंढने में कहीं पर भी मुश्किल ना हो। और जो रास्ता होता है ना वहां पे चलने का, वो भी एक अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। तो आप ये कह लीजिए, रेलवेज को मॉडर्न बनाने के लिए ये स्कीम चल रही है। अभी फिलहाल इसके अंदर 1000 से ज्यादा स्टेशन को चूज किया गया, जिसमें से 15 स्टेशन अभी सिलेक्ट कर लिए गए हैं। और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी, फर्नीचर बहुत अच्छे से होगा। और जितने भी हमारे दिव्यांग जन है, उनको स्पेशल ध्यान में रखते हुए उनके लिए वॉशरूम्स, टॉयलेट्स बनवाना, और मतलब इजीली उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज का ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो अमृत भारत स्कीम है, ये समावेशी, इंक्लूसिविटी को बहुत ज्यादा ध्यान में रख रही है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना ये इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि ना अभी जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो आपको ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही पता है, मैं रेलवे से जुड़ा हुआ मुझे एक और चीज याद आई अभी लेक्चर बनाते बनाते ही, कि एक और यहाँ पे ईट राइट स्टेशन करके चल रहा है। सुना है सब लोगों ने इसके बारे में? ईट राइट स्टेशन ना एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ईट राइट स्टेशन क्या होता है कि ऐसा स्टेशन जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कर रहा है काम, और राइट है। राइट का मतलब यहाँ पे क्या है, कि उसको खाने के मामले में वो बहुत अच्छा से जो है सारी चीजें तय कर पा रहा है। तो खाने के मामले में बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसलिए इसको मिला है। अभी पता है हमें भारत में किस किस को ये मिल चुका है, कि जो स्टेशन जो है इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है इसका। एक तो पहला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, जो चंडीगढ़ का मेन रेलवे स्टेशन है, ठीक है। एक उसको मिला है, एक वडोदरा को मिला हुआ है ये, जो कि मुंबई में है। दिल्ली में आनंद विहार को मिला हुआ है। और मुंबई में एक और है, छत्रपति शिवाजी। इनको जो है ऑलरेडी यहाँ पर मिला हुआ है। और इसके अलावा भी अभी जो है वो एक और रेलवे स्टेशन को मिला है। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिसेंटली ही, अभी कुछ जनवरी के महीने में ही, कौन से स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला हुआ है। और मैं हिंट दे देती हूँ, ये यूपी का रेलवे स्टेशन है, बहुत फेमस जगह है, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पर बताएं कमेंट बॉक्स में, दो चीजें आपको बतानी है कि ये, और जो मैंने आपको एक्सरसाइज का सवाल पूछा था, वो दोनों क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिल पास करा है कि 10 साल की सजा होगी अगर पेपर लीकिंग में जो है, अगर पकड़े जाते हैं, पेपर लीकिंग का कुछ भी यहाँ पर पता चल जाता है, तो मतलब पेपर लीक को बचाने के लिए यहाँ पर जो है ये किस स्टेट ने प्रावधान स्टार्ट करा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पेपर लीकिंग के लिए गुजरात है, सबको लग रहा होगा उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने चीटिंग के लिए बनाया है, अगर कोई भी चीटिंग करता हुआ पाया जाता है ना, तो चीटिंग के लिए यहाँ पर उत्तराखंड को बनाया गया था, ठीक है, उत्तराखंड ने ये किया था। पर मेरा सवाल क्या है, यहाँ पर अगर एग्जाम का पेपर लीक होता है, तो उसमें यहाँ पर 10 साल की जेल यहाँ पे कर सकते हैं। ये प्रावधान कौन लेके आए हैं? वो लेके आई है गुजरात की सरकार, ताकि पेपर लीकिंग का काम खत्म हो। और इवन पता है यहाँ पर सबसे कम फाइन 1 लाख रुपए रखा गया, मैक्सिमम फाइन इसके अंदर जो है 1 करोड़ रुपए का रखा गया। और ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे ना, उनके लिए रखा गया, अगर वो इस तरीके की किसी चीज में भी शामिल होते हैं। जो उस समय के वहां के गुजरात के मिनिस्टर है ना, हर्ष सांघवी, उन्होंने ये चीज बोला है, ठीक है भाई, अपने बजट में ये बात की है। तो ये भी एक सवाल जो है वो याद रखिएगा। हर अगर कॉपी का आता है, अगर आपने चीटिंग करी है, कि आप कह लीजिए एंटी कॉपिंग लॉ, ठीक है, एंटी कॉपिंग लॉ जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड की गवर्नमेंट लेके आई है। तो स्ट्रिक्ट लेकर के आए हैं वो भी अपना लॉज यहाँ पर, कि आप किसी भी प्रकार की चीटिंग अगर करते हैं
एंटी कॉपिंग लॉ आप पे लगा दिया जाएगा, 10 करोड़ का फाइन, जेल में सजा, ये सब दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजंता एलोरा एक जो फेस्टिवल है वो यहाँ पर 2023 का कहाँ स्टार्ट हुआ है। देखो मुझे इतना पता है कि हर व्यक्ति को, आप में से ये तो मुझे पता है कि अजंता एलोरा आपको पता है कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अजंता एलोरा का जो ये फेस्टिवल है ये इस बार हुआ कहाँ है। तो देखिए ये जो हुआ है वो औरंगाबाद में हुआ है। ठीक है, ये सवाल आपसे किया जा सकता है। अजंता एलोरा आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर एक प्लेसेस हैं। और एलोरा जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, अजंता केव्स है। अजंता कैसी है? अजंता एक तरह की गुफाएं बनी हुई है। और ये जो गुफाएं बनी ये कौन से, किसको डेडिकेटेड है बेसिकली? ये डेडिकेटेड है किसको? बुद्धिज्म को। ये बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अजंता एलोरा केव्स जो है ये कौन से धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, दोनों हैं जो ये यूनेस्को में जुड़ी हुई है 1983 से। ठीक है, भारत की पहली ही आप कह लो कि यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है यहाँ पर, यही है सबसे पहली। यहाँ पर ही आपको चैत्य और विहार देखने को मिलेंगे। चैत्य और विहार, जहाँ पे बुद्धिस्ट के अलग अलग ट्रेडिशंस दिखाए गए हैं, जातक कहानियां दिखाई गई हैं, बहुत पुरानी पेंटिंग्स आप कह लीजिए ये दिखाई गई हैं। महाराष्ट्र में कभी भी जाते हो तो ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसी के पास में ही जो है अजंता एलोरा, पास में ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा कम ही डिफरेंस है। उसके बाद साथ में एलिफेंटा केव्स भी है, उसके बाद औरंगाबाद की केव्स भी है, उसके बाद शिवलेनी केव्स भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, शिवलेनी केव्स। तो ये सारी जो गुफाएं हैं ना ये महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिलेंगी। अजंता एलोरा सब पूछी जाती है। उसके अलावा एक केव और है जो मैं आपको कहूंगी कि आप याद कर लो, लेकिन वो महाराष्ट्र में नहीं है, पता होनी चाहिए आपको, बादामी केव्स। बादामी केव्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लेक्चर बनाऊं सिर्फ केव्स के ऊपर भारत में, जिसमें अजंता एलोरा, बादामी, शिवलेनी और जितनी भी ये औरंगाबाद है, एलिफेंटा है, बाग है, ये सारी केव्स, गुफाओं के ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि सिर्फ केव्स के ऊपर 10-15 मिनट का लेक्चर जिसमें सारी केव्स, उनकी लोकेशन, वो किस किस रिलीजन को डेडिकेटेड है, कहाँ पर बनी हुई है, वो सब मैं बताऊं। ठीक है, तो आप बताइएगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में इस चीज के बारे में। लिख लीजिएगा सारी केव्स के बारे में। बादामी केव्स मैं आपको बता रही थी, लिख लीजिएगा। कर्नाटका जो है भारत का, वहां पे सिचुएटेड है। कर्नाटका को भी सब जानते हैं, कर्नाटका भारत में जाना जाता है कॉफी के लिए, सबसे ज्यादा कॉफी, सिल्क बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में वहां पर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंट्री में जो है कौन सी कंट्री जो है यहाँ पर डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर बना रही है? तो गिफ्ट सिटी में यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? डेक्कन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि डेक्कन यूनिवर्सिटी कहाँ से बिलोंग करती है, कौन सी कंट्री की है ये, और ये गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या? देखो गिफ्ट सिटी बहुत ज्यादा न्यूज में है, फुल फॉर्म मेरे साथ सब लोग लिख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या होती है गिफ्ट सिटी की? वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है भाई, ये यहाँ पर ये जो एक यूनिवर्सिटी है ये बनाई जा रही है इसके अंदर ही। अब डेक्कन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये डेक्कन यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, सब लोगों ने वैसे तो बता सोच लिया होगा इसका आंसर, ये ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और देखो भाई मैं आपको साफ बता दूं, चलो ये क्वेश्चन तो आपने करना ही है, लेकिन गिफ्ट सिटी अभी बहुत ज्यादा उसमें है। ये देखो, एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिलेंगी हमें। ये गुजरात की, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, गुजरात की एक ऐसी सिटी बनाई जा रही है जो कि गांधीनगर और अहमदाबाद में यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये एक बहुत बड़े लेवल पे बनाई जा रही है जिसमें सारे एंटरप्रेन्योर्स, हर तरीके का लेन देन यहाँ पे किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट, लेन देन, हर एक प्रकार की चीजें यहाँ पर जो है हमें उपलब्ध कराने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी पहल है। गिफ्ट सिटी बहुत ज्यादा न्यूज में रह रही है आज के समय में। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक और फैक्ट याद रखना, सब लोगों ने ब्रिक्स का नाम तो सुना है ना? ब्रिक्स का जो है, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, इसका खुद का एक बैंक है एनडीबी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये अपना भारत के अंदर पहला रीजनल ऑफिस भी खोलने वाला है। भारत का पहला रीजनल ऑफिस ये कहाँ खोलने वाले हैं? वो भी अगेन गिफ्ट सिटी ही होने वाली है। ताकि देखो, ये पहली ही बात, ये अभी का न्यूज नहीं है, ये पहले की न्यूज है, पर मैं आपको बताने चाहती हूँ कि गिफ्ट सिटी इन चीजों के लिए भी न्यूज में रहती है। बाकी अगर ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करूँ तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? शांघाई, चाइना में। लेकिन इसका एक रीजनल ऑफिस शांघाई के बाहर भी है, जो कि जोहानिसबर्ग में है। अब इसका इंडिया में भी ओपन किया जा रहा है। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी, गुजरात, अहमदाबाद में। हुआ नहीं है, पर जैसे ही गिफ्ट सिटी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, ये भी ओपन करवा दिया जाएगा। ठीक है भाई, ब्रिक्स एनडीबी आपको पढ़ के जाना है। और एक चीज बता दूं, एनडीबी आप लोगों को पढ़ के जाना है कि इसके अंदर इन ब्रिक्स के अलावा और क्या क्या जुड़ चुके हैं। देखो याद रखना, सिर्फ ब्रिक्स मेंबर नहीं है इसके अंदर, इसमें और भी कंट्रीज ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ के जानी है। इसमें बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, यूएई, ये सब जुड़ चुके हैं। बाकी और भी कंट्रीज कह रही हैं इसमें जुड़ने के लिए, पर फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई, रशिया तो मतलब पहले से ही थी इसके अंदर, बाकी जो मैंने नाम बताया वो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अभी रिसेंटली ही एक बर्ड जो है सर्वे कराया गया है, धरोई वेटलैंड में। ठीक है, अब ये धरोई जो वेटलैंड है या आर्द्र भूमि, ये है कहाँ पर जहां पर ये करवाया गया है? तो धनोरी या धरोही दोनों कह सकते हैं इसको, धरोही करके पढ़िएगा। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये हमारे गुजरात में ही सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे बर्ड सर्वे कराया, यहाँ पे देखा कि भाई ब्लैक डक्स बची हैं बहुत, यहाँ पे करीब 616 से ज्यादा बर्ड की अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती है। और यहीं पर ही बिल्कुल पास में साबरमती रिवर जो है ना, वो भी देखने को मिलती है। साबरमती रिवर पता है ना, वही साबरमती रिवर जहाँ पे गांधी जी का आश्रम भी बना हुआ था, साबरमती आश्रम। उसके अलावा गांधी जी ने एक और आश्रम भी बनाया था, सबको पता है ना नाम? सेवाग्राम। सेवाग्राम आश्रम भी एक गांधी जी ने बनाया था। ये सेवाग्राम आश्रम जो है, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये गांधी जी की ही एक जगह थी। देखो साबरमती आश्रम तो गुजरात में था, लेकिन सेवाग्राम आश्रम कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और 1936 से लेके 1948 तक, अपनी मृत्यु तक, गांधी जी इसी आश्रम में रहे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। साबरमती के बाद इंपॉर्टेंट आश्रम अगर पूछता है तो वो सेवाग्राम था गांधी जी का यहाँ पर। उसके अलावा दो आश्रम देखिए भाई, गांधी जी के साउथ अफ्रीका में भी थे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी के दो आश्रमों के नाम। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। पूरे लेक्चर को सुनिएगा, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा जो इसके अगले हफ्ते के जो हमारे करंट अफेयर है, वो भी आपको जल्द ही मिलेंगे। इस बार के करंट अफेयर की देरी के लिए सच में खेद है। बाकी आपको टाइम्स ऑफ करंट अफेयर्स और ज्यादा मिलेंगे। और तब तक के लिए सुनते रहिए, ये कंप्लीट करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।